नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे भारत पाकिस्तान में किस तरीके से परमाणु युद्ध को लेकर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण एशिया से एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाकर रख दी है और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा अभी भी वास्तविक है। भले ही दोनों देश सीधे टकराव से बचना चाहते हों, लेकिन जमीनी हकीकत यहां कुछ और ही है। तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है और हालात जो है वो कभी भी बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि आतंकवादी घटनाएं इस खतरे को और बढ़ा सकती हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक घटना पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला सकती है। और दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और अतीत में कई बार आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में हर छोटा टकराव बड़े संकट का रूप ले सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की यह रिपोर्ट सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक गंभीर संकेत है कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो इसके नतीजे सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होंगे। सवाल यही है कि क्या दक्षिण एशिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है, यानी भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का खतरा बरकरार है। इसी पर हम बहस करेंगे और खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। इस विषय पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, समझेंगे, उनसे स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये स्थितियां बनती नजर आ रही हैं वो क्या कुछ कहती हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। टीपी त्यागी जी, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है, जो रिपोर्ट ये निकलकर सामने आई है अमेरिकन इंटेलिजेंस की, इस रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? एक और शांति जैसी स्थितियां भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों देश अभी भी परमाणु युद्ध के मुहाने पर हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका की रिपोर्ट के ऊपर वो खुद भी यकीन करते हैं कि नहीं करते। जी अगर उनके अपनी पूरी जानकारी पूरी दुनिया की होती तो जी क्या उन्हें ये पता नहीं लगता कि ईरान की तैयारियां क्या हैं। खैर, कोई बात नहीं। उन्होंने अब ये रिपोर्ट दी है, एक ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट परसेप्शन। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एनुअल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में परमाणु युद्ध हो सकता है, लाइकली है। क्यों कहते हैं? कहते हैं कि ये दोनों देश आपस में परमाणु युद्ध नहीं करना चाहते। यानी कि स्टार्ट यहाँ से होता है कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन जो टेररिस्ट एक्टर्स हैं वो इसमें कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। और जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया है, एक तो जो आपने बताया पहलगाम का, कि छोटा कॉन्फ्लिक्ट बड़े परमाणु युद्ध में बदल सकता है। लेकिन उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में खास तौर पे बताया वो इस्लामिक स्टेट आईएस खुरासान का बताया। आईएस खुरासान जो है ये 2015 में एस्टेब्लिश हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तालिबान के ही पुराने सदस्य हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी पुराने सदस्य हैं। ये जनरली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऑपरेट करता है। इन्होंने अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए ये साउथ एशिया में अटैक करना चाहते हैं। और अगर इनका कोई अटैक पाकिस्तान में होता है या हिंदुस्तान में होता है, पाकिस्तान में तो नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान तो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान में होता है तो पहलगाम की तरह ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि न्यूक्लियर अटैक तक आ जाए। अब जो कुछ उन्होंने कहा उसे वो सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मिसाइल डेवलपमेंट के ऊपर तादाद से ज्यादा तवज्जो दे रहा है। अब तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर भी काम कर रहा है। ये आईसीबीएम वाली बात अमेरिका की इंटेलिजेंस की डायरेक्टरेट, नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने भी कही थी कि पाकिस्तान से अमेरिका को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो वो आईसीबीएम बना रहा है यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर हेड
दोनों को दागने में सक्षम होगी। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान तैयारी भी कर रहा है, यानी कि कल को अगर जरूरत पड़ी और लड़ाई हुई तो उसके पास तब तक जी उस तरह की आईसीबीएम शायद आ जाए जिससे वो न्यूक्लियर आर्सेनल को लॉन्च कर सके। जी और उसके जो बॉम्ब है वो खुद कहता रहा है कि ये सब इंडिया सेंट्रिक है। जी बिल्कुल। यानी कि इसमें जो रिपोर्ट आई है इसमें कुछ तथ्य तो जरूर है, जी लेकिन एटॉमिक युद्ध हो जाएगा जब कारगिल के समय नहीं हुआ, 71 में नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि वो हो जाएगा। पर अगर होता है, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए कि अगर होता भी है, तो अगर पाकिस्तान ने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन मान लो पंजाब के अमृतसर में डाल दिया, तो हमारे एक प्रदेश का, एक शहर का नुकसान हुआ। लेकिन हालांकि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर डाला तो फिर पाकिस्तान का रावलपिंडी और इस्लामाबाद गया, यानी कि पाकिस्तान ही गया। इसलिए पाकिस्तान को हमसे डरे और हम चाहते नहीं, हम शांति के दूत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान, विदेश मामलों की जानकार श्रुति दासगुप्ता जी जुड़ गई हैं। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और श्रुति जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही है, जिस तरीके से ये अमेरिकन रिपोर्ट निकलकर सामने आई, इस रिपोर्ट को आप किस तरीके से पहले नजरिए में देखते हैं? क्या इसे एक चेतावनी के रूप में देखा जाए? इसमें ये जरूर देख सकते हैं हम, जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने बहुत प्यार से आपको अच्छे से समझा दिया है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज वो इंडिकेट करना चाह रहे हैं। जी पर अगर आप इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखेंगे तो जो एनएसएस निकला था नवंबर लास्ट ईयर में, जिसमें वो मोनरो डॉक्ट्रिन वगैरह वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाला कॉन्वर्सेशन उजागर हुआ था, और जो हम अब तक, जिससे हम अब तक ट्रम्प के अब तक के जितने मूवमेंट्स हैं वो हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि वो किस डॉक्ट्रिन और किस आइडियोलॉजी से चल रही है। उसी डॉक्ट्रिन में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध को टायर 3 सिक्योरिटी थ्रेट दिया हुआ था। इसका मतलब है कि देर वॉर हो सकती है पर स्कर्मिश लेवल पे होगी अगर दोबारा हुई, और इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा फैला हुआ युद्ध होने का कोई उन्हें खतरा नहीं लग रहा था। इस वाला जो डॉक्ट्रिन निकला है अब मार्च के अंदर, इस डॉक्ट्रिन जी में जो लैंग्वेज यूज जी हुई है वो सिमिलर टू टायर 1 थ्रेट पे चला जाता है। जी तो जी बेसिकली जी उन्होंने इतने महीनों में पाकिस्तान में जो हरकतें चल रही हैं, जैसे उनके फैलता हुआ टेरर नेटवर्क, उनका जी एडवांस बजट्स जो डिफेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए फिर भी जा रहा है, जिसके अंदर आप मिसाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो नोटिस किया है, उनका इंटेंट नोटिस किया है। ये 34 पेज का डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे, इसके अंदर उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना, मुस्लिम ब्रदरहुड के आइडियोलॉजी को अपनाना, अलकायदा, आइसिस, इन सबको इन सब की तरफ लोगों की अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को इस्लामिस्ट आइडेंटिटी में चेंज करने का जो कोशिश लगी रहती है, ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान को और भी और रैडिकल बनाई जा रही हैं, ये उन्होंने जी नोट किया है। इसी चलते उन्होंने बोला है कि उन्होंने 4 नेशंस को अपना थ्रेट दिया है। सबसे पहला थ्रेट उन्होंने माना चाइना को, सेकेंड लेवल पे उन्होंने ईरान को माना है, ईरान के साथ वो भी युद्ध लड़ ही रहे हैं। तीसरे लेवल पे पाकिस्तान को उन्होंने रखा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, जो वो हरकतें कर रहा है और जो उसके अंदर की आइडियोलॉजी है, जबकि उसी डॉक्यूमेंट में उन्होंने नोट किया है कि उन्होंने बहुत सारे अलकायदा आइसिस के ऑपरेटिव्स को खत्म करने में इनकी मदद करी है, पर साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड और जिहादिस्ट और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को वो बढ़ावा भी दे रहा है। तो वो एक ही जगह पे दोनों चीजें मेंशन करी हुई है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो थर्ड लेवल पे पाकिस्तान और फोर्थ लेवल पे उन्होंने रशिया को मेंशन किया है। जी मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने लेयरिंग करी है ये बहुत स्पेसिफिक करी है। वो रशिया को पिछले जो एनएसएस डॉक्यूमेंट नवंबर जो था, नवंबर का, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली रशिया को बोला था कि रशिया थ्रेट है पर अब इतना बड़ा थ्रेट नहीं रह गया है, वो काफी डिसमिट हो गया है 4 साल के युद्ध के बाद। चाइना को उन्होंने तभी भी अपना नंबर 1 माना था एनिमी, और आज भी नंबर 1 एनिमी मांगा है। ओनली डिफरेंस ईरान के स्टेटस में उन्होंने चेंज किया है। वो अब युद्ध के अंदर उन्होंने उनकी जो डेपोजिशन चल रही थी गबार्ड की, उन्होंने उसमें भी मेंशन किया है कि उस समय हमें लग रहा था इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, पर उनकी जो मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है उसके चलते हमें ज्यादा थ्रेट फील होने लगा था। तो ईरान इसलिए सेकंड नंबर पे, जी पाकिस्तान नई एंट्री हुई है इसके जी अंदर। इसका मतलब है कि उनको उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। पर ये बहुत ही अजीब एक नोटिफिकेशन है, क्योंकि उनका जो
यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स, उसमें तो उन्होंने अपना वाइस चेयरमैन जो है एक पाकिस्तान ओरिजिन वाला इंसान ही रखा है, जिन्होंने आरएसएस और रॉ को बोला है बैन करने के लिए, जबकि सबसे बड़ी थ्रेट तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई से है, जो इन सब जिहादिस्ट मेंटालिटी को बढ़ावा देती है, जो आज भी मसूद अजहर को ना गिरफ्तार करती है, ना हैंडओवर करने को तैयार है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में या इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ। तो ये बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं यूएसए की तरफ से। जो युद्ध की बात हो रही है उसमें ये जरूर है कि इंडिया का नो फर्स्ट यूज क्लॉज है, पर पाकिस्तान का डिफेंस ऑफ इट्स ओन सोवरेनिटी क्लॉज है कि जब उसको लगेगा कि हमको खतरा हो रहा है वो कर देंगे। अगर आप एक चीज जी। नोटिस करेंगे कि हमारा जो उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके अंदर एक बार जिस दिन आपका ट्रूस डिक्लेयर हुई थी, उस दिन की शुरुआत की सुबह सबसे पहले एक न्यूज आई थी कि उन्होंने अपनी नेशनल काउंसिल को कन्वीन किया है, शहबाज शरीफ ने। वो नेशनल काउंसिल जो है सिक्योरिटी की, वो तब कन्वीन करी जाती है जब आपको न्यूक्लियर वेपन का यूज करना होता है। और उसी के एक डेढ़ घंटे के बाद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने आके डिनाई कर दिया था, नहीं नहीं ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। तो उस एक घंटे के अंदर जब उन्होंने वो जो मीटिंग बुलाई और उसके बाद जो कैंसिल हुई, उसके अंदर शायद यूएस का इंटरवेंशन और प्रेशर शायद बहुत बड़ा था पाकिस्तान के ऊपर कि आप ये बेवकूफी मत करिए, न्यूक्लियर काउंसिल बुला के उसके ऊपर आप ये वाला इस युद्ध को न्यूक्लियर लेवल पे ले जाने के लिए। मेरे हिसाब से इसीलिए उन्होंने उन पर नजर भी कड़ी रखी है, और इसीलिए वो आने वाले थ्रेट असेसमेंट देखकर, उनके मिलिट्री असेसमेंट्स देखकर ये कह रहे हैं कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का जो अभी ये चलती हुई बढ़ती हुई टेंशन है ये आगे न्यूक्लियर युद्ध की तरफ जा सके। जी। कर्नल टीपी त्यागी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से हम न्यूक्लियर वॉर को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में जो भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, उसको लेकर भी बात होती नजर आ रही है। क्या त्यागी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ये डिफेंस सिस्टम है ये परमाणु बम को भी रोक सकता है? वैसे तो आपको श्रुति जी ने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीजें, नॉट ओनली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बाकी जी। चाइना, रशिया, थ्रेट आगे पीछे का बहुत कुछ बता दिया है। वेरी गुड। जी हाँ, S-400 न्यूक्लियर मिसाइल्स को नहीं रोक सकता। जी। ये न्यूक्लियर अटैक्स को या न्यूक्लियर चार्जेस को S-400 हमारी नॉलेज के हिसाब से अभी तक वो उसे नहीं रोक सकता। वो बैलिस्टिक मिसाइल को, क्रूज मिसाइल को और बल्कि किसी भी एरियल टारगेट को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर वार है तो वो उसे रोकने में सक्षम होगा, नॉट टू माय नॉलेज। दैट इज वन थिंग। लेकिन वी हैव गॉट अदर मीन्स, we have got other means, we have got counter means. For example, if Pakistan uses a tactical bomb, जैसे उनके एक मिनिस्टर कहा करते थे कि हमारे पास पाव पाव भर के आधा आधा किलो के बम है, और वो उसको बैटल फॉर्मेशन पे यूज करते हैं, यानी कि पाकिस्तान उनकी एक थी ये पॉलिसी कि पाकिस्तान के अंदर ही, यानी कि इंडिया कन्वेंशनल अटैक करे, उस कन्वेंशनल अटैक में हमारी एक ब्रिगेड फॉर्मेशन पाकिस्तान के अंदर हो, और उस टाइम उसके ऊपर वो 1 किलो या 2 किलो टन का न्यूक्लियर बम डाले, टेक्टिकल न्यूक्लियर बम डाले, तो वो फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन तो खत्म हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हमको ये चांस मिल जाता है फिर कि हम नो फर्स्ट यूज तो है, मगर अगर कोई हम पे छोटा करे या बड़ा अटैक करे, हम स्ट्रेटेजिक अटैक कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक अटैक का मतलब शहर के ऊपर अटैक, यानी कि हमारे अगर स्ट्रेटेजिक अटैक हुआ तो पाकिस्तान आधा साफ हो जाएगा। ये एक डर है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी एक्सीलेट होगा पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। और मैं ये इस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कारगिल युद्ध में तो पाकिस्तान की पूरी इज्जत साग के ऊपर लगी हुई थी, मगर वो उस टाइम नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में भी थी और उसके ऊपर कंट्रोल भी है, तो न्यूक्लियर होना जो है वो डिफिकल्ट है। दूसरी बात, अब अगर हमें डिफेंस ही करना है तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है।
सेकेंड, और हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड भी है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब ये कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को हवा से, पानी से और जमीन से, तीनों जगह से हमारे पास ऐसी सबमरीन भी हैं, शिप्स भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, जिनसे हम न्यूक्लियर वॉरहेड को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी है, जो एक सफिशिएंट डेटरेंस है टू स्टॉप ए न्यूक्लियर अटैक फ्रॉम एनी एनिमी इंक्लूडिंग पाकिस्तान और चाइना। जी जी जी। श्रुति जी, दूसरी ओर जिस तरीके से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट को क्या अमेरिका के किसी तरीके की कोई चाल समझी जाए? क्या आप किसी प्रकार से कोई दबाव बनाने की राजनीति समझी जाए? इसके अंदर मैं थोड़ा न्यूक्लियर वाले से अलग हटके अगर एक बात जी करूं तो उसमें जी इंडिया का नाम एक और जगह उन्होंने मेंशन किया है। वो किया है फेंटेनिल को लेके, प्रीकर्सर केमिकल्स को लेके। तो ये चीज जो है ये पहली बार इंडिया को लेकर मेंशन करी गई है। और इसको क्यों मेंशन किया गया है, इसके दो कारण हुए जा सकते हैं। क्योंकि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होती जा रही है और वो यूएस की यूएस क्या, पूरे देश, पूरे विश्व को हम मेडिसिन अब प्रोवाइड करते हैं एज रिलीफ भी, और हमारी काफी सारी ट्रेड्स भी उसके अंदर डील करती हैं। तो इसको इसके अंदर प्रीकर्सर केमिकल्स हैं, वो तो कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। वो इट इज लाइक जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो एनर्जी के लिए भी यूज हो सकती है और बॉम्ब के लिए भी यूज हो सकती है, वैसे ही प्रीकर्सर केमिकल्स मेडिसिन के लिए भी यूज हो सकते हैं और फेंटेनिल या बाकी ड्रग बनाने में भी यूज हो सकते हैं। तो ऐसी सब चीजें जब वो लिख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट एनी प्रूफ, जस्ट बिकॉज हमारी बहुत एक्सटेंसिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बन गई है, तो उसके अंदर मुझे एक मेरे दिमाग में थोड़ा सा एक अलार्म बेल बजनी शुरू हो जाती है कि आज से पहले तो इंडिया को कभी उन्होंने ये नहीं मार्क किया कि वो ड्रग बनाने के काबिल है या प्रीकर्सर केमिकल का वहां पे मिसयूज हो सकता है। पर ये इस वाले उसमें जब वो मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद एक तरीके से इंडिया के ऊपर ये प्रेशर बनाने की बात होगी। दूसरा, उनको ये मेंशन करना जरूरी भी है क्योंकि अगर कल को पाकिस्तान ने कोई उल्टी हरकत करी, जो वो करने के काबिल भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर चाइना से भी दबाव आता है जितना यूएसए से दबाव आता है, तो कल को अगर उन्होंने कुछ उल्टी हरकत करने की कोशिश करी तो एटलीस्ट उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पास एक डॉक्यूमेंट हाथ में रहेगा जिससे वो कह सके कि देखिए हमने तो मेंशन किया था, आपने हमारे डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ा नहीं और उस पर एक्ट नहीं किया। तो ये एक थोड़ा सा अपने बचाव की तरह का भी एक डॉक्यूमेंट है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को वो किस तरह से यूज करते हैं और पहले भी करते आए हैं, यूज एंड थ्रो मॉडल है उनका। खुद ही डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कई बार कि ख्वाजा आसिफ कि भाई हमें तो टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया जाता है। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उनको टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया जाता है और उनका देश और उनकी आर्मी उनको यूज भी होने देती है इस तरह से। तो इसका मतलब हमारे लिए बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान कल को इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, और वो बनेगा भी, ना बन जाए। ये इससे आगाह रखने के लिए खुद को वो एक पाकिस्तान को एज अ थ्रेट एनालिसिस में अब अपने इंक्लूड करने लग गए हैं। दूसरा, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान को मेंशन करके रखना उनको ये भी इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इंडिया ने कभी उनको वो क्रेडिट नहीं दिया उस वॉर का। तो इंडिया पाकिस्तान का अगर न्यूक्लियर थ्रेट लेवल अगर वो मना के रखेंगे तो इट कैन बी यूज्ड एज अ लेवर आने वाले ट्रेड डील्स के अंदर कि देखिए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो मेंशन कर रही हैं कि हो सकता है आपको हमारी फिर से जरूरत पड़ जाए जब इंडिया पाकिस्तान का अगर युद्ध या कोई स्कर्मिश दोबारा हो, तो हमारे प्रेशर की वजह से हो सकता है हम पाकिस्तान को रोक सके क्योंकि आपका थ्रेट लेवल न्यूक्लियर लेवल तक चला गया। तो इनके तीन चार कारण हैं जिसके कारण से वो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध को इतने बड़े हाई लेवल पे बता रहे हैं। जहां तक आप और हम जानते हैं, हमें कभी भी ये यकीन नहीं रहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल कंप्लीटली उसी के कंट्रोल में रहा हो। मेरे हिसाब से, और आई थिंक त्यागी जी सर जो है वो भी बहुत इस मामले में यकीन रखते हैं कि उनका फाइनल बटन तो वो यूएसए के हाथ में ही रहता है। इसी वजह से जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में वो मीटिंग बुला के 1 घंटे में कैंसिल करी, वो इतने में यूएसए को पता क्यों चला, क्योंकि बटन दबाने के लिए उनको यूएसए की जरूरत रहेगी। तो इसीलिए यूएसए को अच्छे से पता रहेगा कि कब पाकिस्तान ऐसी हरकत करना चाहेगा और वो उसको कंट्रोल खुद भी कर सकता है। उसको मेंशन करना इज ऑब्वियसली अ प्रेशर टैक्टिक ऑन इंडिया, प्रेशर टैक्टिक ऑन पाकिस्तान एंड फेस सेविंग मेजर कि जब कल को अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये बोल सके कि भाई हमें पता था कि पाकिस्तान इतनी ऐसी हरकत कर सकता है। जी।
त्यागी जी, दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की स्थितियों को लेकर बात करें तो क्या आपको लगता है कि कहीं से कहीं तक भी पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है कि वो किसी भी प्रकार का कोई अटैक झेल पाए? परमाणु अटैक की बात तो दूर। पाकिस्तान अटैक नहीं कर पाएगा, जी लेकिन उसकी रिटोरिक जो है, जब आप उन्हें देखते हैं जी तब लगता है। दो कारण: पहला, उसका स्टेटमेंट, उनके जो फील्ड मार्शल मुनीर है, उन्होंने शायद अमेरिका में ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई आंच आई तो हम आधी दुनिया को डुबो देंगे। पहली बात। दूसरी बात, उनके जी जितने मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, वो इस बात का बार बार ढोंग पीटते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात, जब घर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, अनमैनेजेबल हो जाती है, तब जी बॉर्डर की तरफ जाते हैं। कहा भी जाता है कि बॉर्डर पे हलचल है, बिल्कुल, इसका जाहिर तौर मतलब पर त्यागी, जिस देश। तरीके से आपने जिक्र किया, इससे साफ तौर पर ये तो समझ में आता है कि पाकिस्तान जो है ना तो अटैक करने की क्षमता रखता है, ना ही कोई भी अटैक झेलने की क्षमता रखता है। फिलहाल आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहें, कुछ अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये जानकारियां किस तरीके से निकलकर सामने हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से अपडेट आप तक पहुंचाते हैं कि एटमी पावर में कौन कहां पर मौजूद है। पाकिस्तान को लेकर बात करें, फर्स्ट यूज पहले इस्तेमाल की नीति है, नो फर्स्ट यूज पहले इस्तेमाल नहीं की जो है भारत की है। और पाकिस्तान शाहीन गौरी जैसी मिसाइलें हैं, भारत के पास अग्नि सीरीज है, आईएनएस अरिहंत जैसे परमाणु पनडुब्बी है, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास कम दूरी के हथियारों का विकास है। मजबूत सेकंड स्ट्राइक क्षमता भारत के पास मौजूद है। भारत को काउंटर करने पर फोकस पाकिस्तान का। भारत का एटमी पावर में कौन कहां पर, ये अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जो है अनुमानित 180 परमाणु हथियार भारत के पास और 172 परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। आप समझिए किस तरीके से ये एटमी पावर दोनों देशों के इस वक्त नजर आ रही है, किस तरीके से आप दोनों देश जो हैं वो परमाणु संपन्न देश हैं, और दोनों देशों के पास किस तरीके से परमाणु क्षमता है, किस तरीके से परमाणु हथियार है, किस तरीके से परमाणु बम उनके पास मौजूद है। भारत को लेकर बात करें 180 यहां पर है, और दूसरी ओर पाकिस्तान को लेकर बात करें तो पाकिस्तान के पास 172 एटमी बम मौजूद हैं। ये परमाणु हथियार 172 अनुमानित पाकिस्तान के पास, 180 भारत के पास। और भारत की नीति है पहले ना इस्तेमाल करने की, और पाकिस्तान की नीति है फर्स्ट यूज की। तो पाकिस्तान जो है फर्स्ट यूज की नीति जो है वो रखता है, लेकिन भारत जो है वो हमेशा से पहले इस्तेमाल न करने की जो नीति है उसी पर काम करता रहा है। और त्यागी जी का रुख करूंगा मैं। त्यागी जी, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान की फर्स्ट यूज जो नीति है वो जाहिर तौर पर जताती समझाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो आक्रामकता है वो नजर आती है। पाकिस्तान की आक्रामकता दिखाने को नजर आती है। जी और जैसे बताया गया कि पाकिस्तान का अपने हथियारों के, अपने न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। जी इट इज डिक्टेटेड बाय अमेरिका। ये बात तो तब भी जाहिर हो गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने स्ट्राइक किया था, और वो स्ट्राइक सरगोदा एयरबेस पर जब किया था, और जब उनके कैराना हिल्स के नजदीक बम पड़ा था, तब वही वैंस जो यहाँ हिंदुस्तान में थे शुरू में, वो कह रहे थे कि हमको इस ऑपरेशन सिंदूर से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए थे। क्यों बिल्कुल खड़े हो गए थे? त्यागी जी, ये बड़ी बात आपने कही है कि पाकिस्तान के अपने परमाणु हथियारों पर कंट्रोल नहीं है। बहुत शुक्रिया आप नहीं दोनों है। मेहमानों का जुड़ने के लिए और कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर।